हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और भारत में लगभग सभी प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसलिए इन भौगोलिक रूप से भारत को 6 इकाइयों में बाँटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, और इस टॉपिक में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कितने किलोमीटर तक फैली हुई है ये श्रृंखलाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर रहता है कि इसका डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी मैदान जो रूप से 3 मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 3 मैदान भारत में प्रमुख हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का डिवीजन किस प्रकार से हुआ है, ये भी हम जानेंगे। पश्चिमी घाट के पर्वत, पूर्वी घाट, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा हम इसमें भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। इन 6 भू-आकृतियों में भारत को भौगोलिक रूप से इसका विभाजन किया गया है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भूगर्भीय रूप से सबसे युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला। जब पृथ्वी के अंदर की 2 चट्टानें आपस में टकराती हैं, तो जो भारी चट्टान रहती है वो नीचे धंस जाती है और हल्की चट्टान ऊपर उठ जाती है। एक पर्वत या पठार का निर्माण होता है जिसे हम वलित पर्वत कहते हैं। तो भूगर्भीय रूप से सबसे युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से यह वलित पर्वत श्रृंखला है, ये हम यहाँ जान चुके हैं। और ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी, जो भारत की कभी पहचान हुआ करती थी, वहाँ से लेकर के ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। उसके बाद 2400 किलोमीटर इनकी लंबाई है। चौड़ाई इनकी अलग अलग है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, वहीं असम में 150 किलोमीटर है। तो लंबाई चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर है और ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये यहाँ से भारत की उत्तरी सीमा पर एक सेमी सर्कल बनाते हैं, जिसका केंद्र आप मान सकते हैं कि तिब्बत में पड़ता है। तो ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत। यहाँ पे अगर आप मैप में हम देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला यहाँ पे फैली हुई है। एक ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार जिसका केंद्र इधर तिब्बत में पड़ता है। हिमालय का विभाजन मोटे तौर पे 2 प्रकार से किया गया है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी सीमा है। सिंधु नदी की घाटी के ऊपर वाले हिमालय को लगभग ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। जी हाँ, हम आगे मैप में देखेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में फैली हुई हैं। उसके अलावा काराकोरम में बॉल्टेरो और सियाचिन जैसे बेहद ग्लेशियर पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण का विभाजन, दूसरा पश्चिम से पूर्व का विभाजन। उत्तर से दक्षिण का विभाजन में क्रमशः 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हमारे सिंधु नदी का क्षेत्र है। सिंधु नदी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है। ये 3 श्रेणियाँ इसका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके अलावा ये यहाँ पे आप एक कंटिन्यू लाइन देख रहे हैं, ये है सतत लाइन। ये है हमारा बृहद हिमालय, दूसरा वाला है आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय जो एक डॉटेड लाइन है, और तीसरा वाला है हमारा शिवालिक की श्रेणी। ये पूरे यहाँ से दक्षिण तक फैली हुई है। बृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह सबसे ऊंची भी है। इसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और सिक्किम में स्थित है। ये भी इस बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। मध्य हिमालय हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसे हिमाचल या लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अलावा इसमें धौलाधार और महाभारत की श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं और इसमें बहुत अच्छी अच्छी घाटियाँ जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली जैसे और मसूरी जैसे पर्वतीय पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। उसके अलावा शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी भी बोल सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार लगभग नहीं पाया जाता है। इस श्रेणी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है।
इसके अलावा लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे दून की घाटी कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये प्रसिद्ध दून घाटियों के ही उदाहरण है। उसके अलावा नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हम देखेंगे। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंधु नदी है। यहाँ पे भारत के सिंधु नदी वाला हिस्सा भारत में जाता है, लद्दाख में। तो सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के सतलुज नदी, ये है सतलुज नदी। तो इस हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये नदी, यहाँ पे एक काली नदी बहती है, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी, जिसे जो बाद में इधर आके घाघरा में मिल जाती है, फिर ये इधर दोनों गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे काली नदी बहती है। सतलुज नदी और काली नदी भारत नेपाल बॉर्डर बनाती हुई बह रही है। इसके मध्य के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तीसरा है हमारा एक काली नदी और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी हमारी सिक्किम में बहती है, सिक्किम के लगभग बीचों बीच में तीस्ता नदी बहती है, और ये इधर बांग्लादेश में आते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ से दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीस्ता नदी और ये दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि दिहांग गॉर्ज, जहाँ पे दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पे एक महाखंड, पहाड़ों को काट करके नदी ने एक गॉर्ज बनाया हुआ है, जिसे हिंदी में महाखंड कहते हैं। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय एक तीखे मोड़ के साथ दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय में मिजो हिल्स, पटकई बूम, नागा हिल्स या त्रिपुरा हिल्स आदि इसमें शामिल हैं। ये सब पहाड़ियाँ इस हिमालय में आती हैं। तो ये भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैले हुए हिमालय हैं, और इसे उत्तर पूर्वी हिमालय या नॉर्थ ईस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम भारत के उत्तरी मैदान के बारे में जानते हैं। हिमालय के निर्माण के समय हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी, जो शिवालिक श्रेणी है, उसके दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था। तो लाखों वर्षों में भारत की 3 प्रमुख नदी सिस्टम, जो कि नदी प्रणालियां हैं, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके सहायक नदियों द्वारा लाए गए जड़ोल मिट्टी से या पहाड़ों से लाई गई मिट्टियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा यह सघन जनसंख्या वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर का मैदान हम गंगा, यमुना और सतलुज सिंधु नदी के बीच का जो मैदान है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का मैदान काफ़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह बहुत अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मैदान के बाद अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार तो धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। गंगा यमुना घाटी के दक्षिण में एक उभरा हुआ विशाल भूखंड लगभग भारत के सुदूर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार मोटे तौर पे इसका आकार त्रिभुजाकार है। जी हाँ, इसका आधार गंगा यमुना की घाटी मान सकते हैं और शीर्ष जो है इस त्रिभुज का कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी को आप मान सकते हैं इसका शीर्ष है। इसके अलावा पठारी भाग खनिजों के भंडार होते हैं। काफ़ी प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं पठारों में, और यह पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। पठार को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जी हाँ, मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड जिसे हम कहते हैं, और दूसरा डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर वाले भाग को सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और इसके दक्षिण वाले भाग को डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है और सागर में समुद्र में मिल जाती है। तो इसमें यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, उसके ऊपर में उसके उत्तरी भाग में मालवा का पठार है, और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात राजस्थान में होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। उसके अलावा इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड है। इसका और पूर्वी विस्तार इधर झारखंड के साइड में जाने पे हमें छोटा नागपुर का पठार मिलता है, जो कि
सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार ये इसका ढाल इस पठार के ढाल को दिखाती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है दक्कन का पठार और इसके उत्तरी भाग में सतपुड़ा की श्रृंखला, महादेव की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं और मैकाले श्रृंखला जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर फैली हुई है इसके पूर्वी विस्तार में है। इसके अलावा इसमें इसके नॉर्थ ईस्ट में जाने पे उत्तर पूर्व में मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। जी हाँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दोनों हिस्सों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ये हम देखेंगे मैप में आगे। पश्चिमी घाट के बारे में हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट के पठार सतत हैं और अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इस भाग के पश्चिमी घाट के हमारे सबसे ऊंचे शिखर अनाईमुडी और डोडा बेटा है। इसके अलावा पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से नीलगिरी तक होता है। पूर्वी घाट सतत नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने पूर्वी घाट के पठार को कई जगह काट छांट दिया है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नर्मदा नदी की घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट के पर्वत शामिल हैं। उसके अलावा महानदी की घाटी से लेकर के कावेरी की घाटी तक या नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये पूर्वी घाट के पठार। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई और डोडा बेटा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पे उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है। ये है महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर और समुद्र के बीच में एक संकीर्ण समतल मैदान है। दोनों साइड में, पश्चिमी घाट के साइड में भी और पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच में पश्चिम तटीय मैदान है। उसी तरह पूर्वी घाट और समुद्र के बीच में पूर्वी तटीय मैदान है। दोनों किनारों पर एक संकीर्ण मैदान का विस्तार है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है जिसे पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई तथा गोवा वाले तट को कोंकण तट तथा मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है और इसके दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। आगे हम मैप में देखेंगे। बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है यह इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है और ये मैदान ज़्यादा समतल है। पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और पूर्वी तटीय की औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस मैदान के तट पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा चिल्का झील जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह है हमारा पूर्वी तटीय मैदान जो कि पूर्वी घाट के पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है। ये 120 किलोमीटर चौड़ा मैदान है और काफ़ी समतल है। और ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान जो कि पश्चिमी घाट के पर्वत और समुद्र तट के बीच में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जो उड़ीसा वाला हिस्सा है इसको उत्तरी सरकार कहते हैं और कृष्णा नदी के नीचे से कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान मुंबई और गोवा वाले तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक वाले हिस्से को कन्नड़ का मैदान कहते हैं और केरला वाले हिस्से को मालाबार तट कहते हैं। ये 3 प्रमुख तट हैं। महानदी के दक्षिण में, महानदी के डेल्टा के दक्षिण में एक यहाँ पे खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील यहीं पे स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में जाने पे भारतीय मरुस्थल स्थित है जो राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। भारतीय मरुस्थल और इस क्षेत्र में वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी काफ़ी कम वर्षा होती है। इससे शुष्क जलवायु में वनस्पति बहुत ही कम मिलती है। इसके अलावा इसमें बहने वाली नदियां जो बरसाती नदियां होती हैं वर्षा ऋतु में इसमें निकलती हैं, उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लेकिन वो भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। गुजरात, राजस्थान पार करके गुजरात में कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। तो लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। छोटे छोटे द्वीप मिलाकर लक्षद्वीप बना है और कावरत्ती इसकी प्रशासनिक राजधानी है या प्रशासनिक मुख्यालय बोल सकते हैं। कावरत्ती इसकी राजधानी है।
तो ये हम यहाँ पे मैप में लक्षद्वीप की स्थिति देखेंगे। ये है मालाबार तट के किनारे पे ये लक्षद्वीप स्थित है, जो छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, और कवरत्ती इसकी राजधानी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये थोड़ा ज़्यादा है। भारत का इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लक्षद्वीप की स्थिति भी देख सकते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में हमने इसकी पोजीशन देख लिया है। उसके अलावा इसे दो भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। यह द्वीप समूह डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। समुद्र में जो पर्वत डूब गए हैं उनके शिखर पे स्थित है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और देश की सुरक्षा के लिए ये द्वीप समूह काफ़ी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त के समीप होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवती है, और ये साल भर घने जंगलों से आच्छादित रहते हैं। वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे होती है। उसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक बैरन द्वीप समूह है, जहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है भारत का। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। आज हमने काफ़ी अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।